अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। चोलस्तान के 47 किलों का जिक्र बार बार तारीख में आता है कि एक ज़माने में दिल्ली से मुल्तान जाने वाली शाहरा इस इलाके से गुजरा करती थी, जो वैसे तो बेआबाद हो गया था, बंजर हो गया था, रहने के काबिल नहीं रह गया था ये इलाका। लेकिन यहाँ से एक तजारती रास्ता ज़रूर गुजरता था जिस पर काफ़िले सफ़र किया करते थे, जो दिल्ली से मुल्तान जाया करते थे और मुल्तान से दिल्ली जाया करते थे। वो जगह जगह रुकते, उनके साथ मुसाफिर होते, बच्चे होते, सामान होता और मुहाफ़िज़ीन होते। उनके क़याम और ताआम के लिए जगह जगह किले बनाए गए थे। किराए हाकरा कहते हैं कि उस वक्त अपने ज़ोरों शोर से बहा करता था। चोलस्तान का इलाका इस तरह बंजर नहीं हुआ करता था और उसी दरिया के किनारे ये 47 किले बनाए गए थे, जिनमें से 29 के नामो निशान अब भी बाकी हैं, जबकि इसके अलावा जो रहते थे किले 16, 17, 18 उनके नामो निशान तक सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। उनमें से एक किला था मौजगढ़। ये पाकिस्तानी सरहद के बिल्कुल करीब सराय चोलस्तान का वो गुमनाम किला है जिसे लोग इसके बारे में नहीं जानते, कम जानते हैं। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी और सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है, मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। उसकी दो वजूहात है। एक तो ये कि ये सरहद के करीब है और यहाँ चोलस्तान में ज़राए आमद रफ्त महदूद है, इसलिए बहुत कम लोग यहाँ आए। 1743 में मारूफ खान कहरानी यहाँ का हुक्मरान था मकामी, उसने ये किला बनवाया। और फिर कहते ये हैं कि चूँकि इलाका ये ऐसा है, यहाँ की ज़मीन अजीबोगरीब थी, ये बहुत जल्द किला मुनज़्ज़म हो गया। मुनज़्ज़म से मुराद ये कि इसकी फसीलें तो सलामत रहीं, लेकिन इसका जो अंदर का हिस्सा था वो गिर गया। यानी जो इमारतें बनी हुई थी, तवज्जो नहीं थी। यहाँ तालाब हुआ करता था, इसके मशरक़ में थोड़ा बहुत पानी अब भी उस तालाब में मौजूद है, लेकिन अब बुनियादी तौर पर वो तालाब खुश्क हो चुका है। इसकी फसीलों का जो अंदाज़ है और दरावड़ जो किले की फसीलें हैं उनका अंदाज़ बिल्कुल एक जैसा है। यानी जिस तरह वहाँ की फसीलें बनी हुई हैं कि हर फसील एक बुर्ज महसूस होता है, उसी तरह इसकी फसीलें भी उसी बुर्ज नुमा थी, बहुत बुलंदों वाला फसीलें। अगर दरावड़ की फसीलें 100 फुट के करीब बुलंद थी तो यकीनी तौर पर इसकी फसीलें भी उतनी ही बुलंद थी। इमारतें भी थीं इसमें, रिहायशी इमारतें भी थीं और वो इमारतें भी थीं जो आम तौर पर जंगी मकासद के लिए थी। इस किले से दिफा भी किया जाता था, लोग यहाँ रहते थे। किला क्योंकि इसका ख्याल नहीं रखा गया, लिहाजा ये गिर गया। अब इसकी महकमा आसार कदीमा पंजाब की तरफ से इसका तज़ीन व आराइश और मुरम्मत का काम जारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चोलस्तान की जो तारीख़ है वो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब लिखी नहीं गई कहीं कि कौन से किले ने कौन से मराहल देखे और कैसे कैसे उसने तारीख के थपेड़े सहे। बस इतना लिखा हुआ है कि जी फलां आदमी ने किला बनवाया और उसके बाद वो ख़त्म हो गया किला। उस पर क्या बीती, कैसे बीती, ये कुछ नहीं पता। अच्छा, ये किला चूँकि पाकिस्तानी सरहद के करीब है, लिहाजा सिक्योरिटी इदारे यहाँ मौजूद हैं और आम तौर पर वो इसकी वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं देते। मैं भी उसी इजाज़तनामे का शिकार हुआ हूँ। मुझे अगर मैं ऐसा नहीं है कि वीडियोस मौजूद नहीं है, इसकी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों की वीडियोस मौजूद हैं जो यहाँ आते हैं, चोरी छुपे यहाँ की वीडियो बनाते हैं और फिर बना कर ले जाते हैं। लेकिन मेरा कसूर ये हुआ कि मैंने कहा नहीं यार, अगर
यहाँ आए हैं और यहाँ हमारे इदारे मौजूद हैं, तो हम उनसे इजाज़त ले लें। तो मुझे ये कहा गया कि जी हम उस तरह की एक्सटेंसिव कवरेज की इजाज़त तो नहीं देंगे कि आप एक एक कोने में जाकर इसकी तारीख बताएं कि ये किला कैसा था, कौन सी इमारत कैसी थी। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसकी सचरी सी एक वीडियो बनाकर चले जाएं और हम उस पर कुछ नहीं कहते। तो मुझे अफसोस है कि मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा तफसीलात आपको नहीं बता सकता। ये खासा अंदर है। इतना बता देता हूँ कि यजमान से ये 60 किलोमीटर दूर है और भावल नगर से 70 किलोमीटर दूर है। ये सारे इसके सारे किले एक ही कतार में बने हुए थे। मरोड़ से 33 किलोमीटर दूर, जामगढ़ से 43, मीरगढ़ से 50 और दरावट फोर्ट से ये 83 किलोमीटर के फासले पर है। और ये उन किलों में से एक है जो बहुत बदकिस्मत किले हैं। कहते हैं कि इसकी जो फजील थी उसे चमकदार टाइलों से सजाया गया था। किले के जनूब में 400 गज दूर एक गुंबद भी है और वो कहते हैं कि मारूफ खान कहरानी ने एक बहुत खूबसूरत मस्जिद भी बनवाई थी। मुझे नहीं पता कि अब वो मस्जिद कहाँ चली गई, क्योंकि बज़ाहिर वो मस्जिद मुझे दिखाई नहीं देती, यानी यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही। ये पूरे का पूरा सहन है और यहाँ लोग काम कर रहे हैं, यानी आसार कदीमा ने जिनको ठेका दिया हुआ है वो इसमें तामीराती काम कर रहे हैं। लेकिन मैं मतलब सोचने की बात ये है कि जब आपने इन किलों की वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं देनी तो बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने इस आसार कदीमा को ठीक कर दिया है और अब ये किला देखने के काबिल है। तो जब आप वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं देंगे तो ये लोगों को कैसे पता चलेगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते। हमारे नज़दीक अल्लाह जाने जो है वो क्या ऐसी कुछ सिक्योरिटी की वजूहत है जिसकी वजह से हम ये सब कुछ नहीं करने देते। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये तारीख़ी मकामात है, आप इसको सिक्योरिटी से ना जोड़ें। अगर ये पाक भारत सरहद के करीब है तो इसमें किसी का क्या कसूर है। इसकी दीवारें ये सामने दिखाई दे रही होंगी, पकी हुई ईंट बाहर इस्तेमाल की गई है और इसी तरह मतलब बैरूनी समत पर जो दीवारें हैं और अंदरूनी समत पर भी उसी तरह पक्की ईंटें थी, लेकिन दरमियान में इसके धूड़ा भरा हुआ था, यानी मिट्टी से बनी हुई कच्ची दीवारें ये सारे दिखाई दे रही हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने एक तवील फासला तय किया। मैं कल उच में था, उच से मैं बहावलपुर आया, बहावलपुर से मैं यजमान पहुंचा। रात मैंने यजमान में गुजारी और फिर यजमान से 60-70 किलोमीटर का फासला तय करके मैं इस उम्मीद पर आया था कि मुझे किला मौजगढ़ की एक मुकम्मल वीडियो बनाने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो सूरत मुख्तलिफ थी और इस पर मुझे ज़्यादा अफसोस है कि मैंने इतना सफ़र भी तय किया, इतनी मेहनत भी की। यहाँ के जो मकामी मेरे मेज़बान हैं अपना रहमान अली, उन्हें भी तंग किया। हम सुबह जब निकले थे गाँव से तो शदीद धुंध थी और ठिठरते हुए हम यहाँ पहुँचे। बेशक यहाँ आए तो धूप निकल चुकी थी, लेकिन रास्ता धुंध आलूद था और बहुत मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे और यहाँ आकर हमें ये देखना पड़ा। किला मौजगढ़ के बारे में जो तारीख में लिखा है वो यही है कि इसे मारूफ खान कहरानी ने, जो इस इलाके का हाकिम था, उसने इसे तामीर कराया। लेकिन लुत्फ़ की बात यह है कि कहरानी के बारे में कहीं कुछ भी दर्ज नहीं तो वो किस ख़ानदान का बादशाह था, क्या उसका सिलसिला था, सिवाय इस एक सन के 1743 में ये किला तामीर हुआ। इसके अलावा कुछ भी दर्ज नहीं। किले के मशरक़ की जानिब एक वसी कब्रिस्तान है, अच्छा खासा बड़ा, और इसमें मुख्तलिफ जगहों पर लोगों की कब्रें बनी हुई हैं, बेशुमार कब्रें हैं। दरमियान में चूँकि रेगिस्तानी रास्ता है, मोटरसाइकिल पर आना कोई इतना आसान नहीं, हत्ता कि पैदल आना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि तकरीबन निस्फ किलोमीटर का फासला बनता है। 400 मीटर दूर वो सामने आपको किले की फसीलें नज़र आ रही होंगी। ये एक गुंबद बना हुआ है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे ताला लगा हुआ है, लेकिन इस गुंबद के बारे में ये मशहूर है कि ये मारूफ खान कहरानी का मकबरा है। दरवाजे चारों तरफ हैं इसके, गुंबद भी अच्छा खासा ऊंचा है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पहले ये जो बाहर जो दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले ये दरवाजे नहीं थे, ये बाद में दरवाजे लगाए गए हैं। और अंदर मुझे नहीं पता कि आपको दिखाई देगा या नहीं देगा, लेकिन 2 कब्रें और 3 कब्रें अंदर मौजूद हैं। अब ये नहीं पता कि जो है वो ये किन किन की कब्रें। इनमें से एक तो मारूफ खान कहरानी की कब्र है जो उस वक्त का हुक्मरान था, लेकिन हमने इसे भी ताला लगाया हुआ है और कोई सूरत नहीं नज़र आती इसे
کھول کر انسان اندر چلا جائے۔ یہ سامنے یہاں سے اگر دیکھوں ادھر سے تو 3 نظر آ رہی تھی، یہاں سے 3 اور 2 5 قبریں ہیں۔ 3 قبریں ایک چبوترے پر ہے اور ایک قبر ایک الگ سے چبوترے پر ہے اور ایک قبر ان کے قدموں کی طرف ہے، یعنی مجموعی طور پر 5 قبریں جو یہاں سے مجھے نظر آ رہی ہیں وہ ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جی ہماری تاریخ کی کہ کسی جگہ ہم ویڈیو نہیں بنانے دیتے، ولاگ نہیں کرنے دیتے، اور کسی جگہ ویسے ہی ہم نے تالے لگا رکھے ہیں تاکہ کوئی اندر جا کر فاتح بھی نہ پڑھ سکے۔ باہر جو قبریں ہیں ان کی حالت دیکرگوں ہے، دیگر سے مراد یہ کہ وہ صحرا کی ریت میں مل کر صحرا بن چکی ہیں۔ بہت سی قبروں کا نام و نشان مٹ گیا ہوا ہے، ختم ہو گئی ہوئی ہیں، کچھ قبروں پر جھاڑیاں اگئی ہوئی ہیں جو صحرا کی مخصوص جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ اینٹیں جو بکھری ہوئی ہیں ان سے بھی یہی لگتا ہے کہ یہاں بھی کبھی کوئی تعمیرات ہوگی۔ یہ بھی مجھے قبر ہی لگ رہی ہے جو ایک نشانی سے بنا دی گئی ہے۔ سامنے بھی اس طرح کی اینٹوں کا ایک قطار لگا دی گئی ہے نشانی کے طور پر۔ جو میں گزر کر آیا ہوں اس میں بھی مجھے راستے میں اسی طرح کی کچی قبریں دکھائی دی ہیں جو بہت قدیم ہیں۔ کوئی نہیں پتہ، ظاہر ہے قلعہ ہوگا تو یہاں آبادی بھی ہوگی۔ ابھی چھوٹا سا قصبہ موجود ہے موجگڑھ کے نام سے، اور مطلب لوگ تھوڑے بہت یہاں رہتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں یہاں زیادہ تر۔ تو یقینی طور پر اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، اور ہوگا تو لوگ اگر زندہ ہیں یعنی پیدا ہوتے ہیں تو مرتے بھی ہیں۔ تو یہ قبرستان انہی لوگوں کا ہے جو کبھی موجگڑھ میں رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تاریخ کی نشانی یا کہانی موجود نہیں۔ ایک دفعہ پھر میں جو ہے وہ اپنی معذوری کا اظہار کروں گا کہ میں کسی برج پر لے کر چلا جاتا، آپ کو دکھاتا، لیکن افسوس کہ میں یہ نہیں کر پایا۔ اس کے لیے بہت معذرت۔ کبھی شاید زندگی رہی، دوبارہ کوئی ایسا موقع ملا تو میں قلعہ موجگڑھ جو ہے وہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ لیکن چلنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ تاریخ پر پابندیاں نہ لگائیں، آثار قدیمہ پر پابندیاں نہ لگائیں، یہ بہت سے ملکوں کی زر مبادلہ کا، اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات ملے، پاکستان میں بھی وہ سارا کچھ آئے، سیاح آئیں، یہ سیاحوں کی جنت کہلائے، تو پھر آپ کو کچھ پابندیاں نرم کرنی پڑیں گی۔ یہ جو قلعے آپ بنا رہے ہیں، ان کے تجزیہ و آرائش کر رہے ہیں، یہ اسی وقت سود بند ثابت ہوں گے جب آپ یہاں آ کر لوگوں کو ویڈیو بنانے کی، بولنے کی، بتانے کی اجازت دیں گے۔ لہذا انہیں تھوڑا سا نرم کریں، اپنے رویے تھوڑے سے تبدیل کریں، اپنے لہجے نرم کریں اور اپنی پابندیوں کو ختم کریں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔